तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली SOL पॉलिटिकल ऑनर्स जो है सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री जो दी गई है उसका चैप्टर है। ठीक है, पहले उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो हिस्ट्री दी थी वो दिल्ली थ्रू द एजेस था, और अभी जो इन्होंने हिस्ट्री इसमें दी है वो है वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो ये उसी का यूनिट 1 है जिसका फर्स्ट चैप्टर है डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर अल्जीरिया और इंडोनेशिया का हम एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे, यानी कि दोनों में पढ़ेंगे डीकोलोनाइजेशन को हम, जिससे हमें डीकोलोनाइजेशन के 2 पर्सपेक्टिव बेसिकली समझ आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डीकोलोनाइजेशन की, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं। जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एंड रूल्ड अदर कंट्रीज एज वेल। तो डीकोलोनाइजेशन का देखो सबसे बेसिक हम कहीं और जाने से पहले अपना जो एग्जांपल है वही लेते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर आकर राज किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर राज किया, यानी कि इंडिया में आकर अपना कॉलोनियल रूल स्थापित किया। इसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल, यानी कि कॉलोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वही भी बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्राउन रूल बोल लो, या फिर इसको तुम कॉलोनियल रूल बोलो, बेसिकली कॉलोनियल रूल बोलो, कॉलोनियल पावर बोल लो। तो ऐसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे आकर राज किया और इंडिया ने फिर रिवॉल्ट किए, प्रोटेस्ट किए, मूवमेंट्स किए, कितने सारे हुए यहाँ पे, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए। जब वो लोग बहुत टाइम तक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी टाइम तक इंडिया पे राज कर लिया, लेकिन फिर भी उन लोगों का मन नहीं भरा था, वो और ज़्यादा राज करना चाहते थे। बट इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता जागी, तो उन लोगों ने फिर अपने हक की मांग करने लगी, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो तुम हमें हमारे देश से चले जाओ। वो उन लोगों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से हटाना, वो हो गया डीकोलोनाइजेशन। यानी कि उन्होंने, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में आई, उसको अपना कॉलोनी बना लिया। अब इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट्स किए, अपने हक के लिए लड़ाई की, फिर उन्होंने इसको यहाँ अपने वापस भेजा कि अब तुम जाओ, हटा दिया वहाँ से। तो इस प्रोसेस को, इस वापस भेजने के प्रोसेस को बोला जाता है डीकोलोनाइजेशन, यानी कि जहाँ पर वो पहले रूल कर रही थी अब वो अपना क्या कहते हैं, सारी की सारी पावर्स उस कंट्री को में ही छोड़ के वो वापस आ जाती है, उस कंट्री को इंडिपेंडेंट छोड़ देती है। वही होता है डीकोलोनाइजेशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देयर कॉलोनीज इन ऑल रूल कंट्रीज। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी जगह पर कंट्रीज को वहाँ पे कॉलोनाइज किया था, बेसिकली अपनी कॉलोनी बना ली थी, वहाँ पे रूल किया था उनके ऊपर। हाउ कंट्रीज डिड रिवॉल्ट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आफ्टर ऑल हार्ड वर्क डीकोलोनाइजेशन हैपेंड। अभी बताया मैंने कि बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए, फ्रीडम फाइट्स हुई, कितना कुछ हुआ। हमने पूरी जी जान से खून पसीना एक करके बेसिकली इंडिया वालों ने इंडिपेंडेंस ली। तो वही जो है हार्डवर्क हमारा रंग लाया, और डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट हैपेंड, वो हुआ। नेक्स्ट, डीकोलोनाइजेशन बेसिकली मीन्स हाउ कंट्रीज डिड रिवॉल्ट एंड फॉट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मेड देयर ओन स्ट्रक्चर टू रूल देयर कंट्री एट देयर ओन एंड क्रिएटेड देयर बाउंड्रीज एंड मेड देयर नेशनल एंथम। तो डीकोलोनाइजेशन का क्या मतलब है कि जब कोई कंट्री, जैसे ये कंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर गई थी इंडिया में, तो इंडिया में जाने के बाद इसने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सारी पावर्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब ये सारी क्या कहते हैं, सबके ऊपर ये राज करने लगी, इंडिया के लोगों के ऊपर राज करने लगी। फिर इंडिया के लोगों को समझ आया कि यार अब हम बहुत ज़्यादा हो रहा है इनका, तो इन्हें वापस भेजो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारी की सारी पावर्स इंडिया को वापस लौटाकर और आना पड़ा। फिर जो इंडिया है उसने अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाया, उसने अपना खुद का बेसिकली बाउंड्रीज, टेरिटरीज जो थी वो क्रिएट की, और उसने अपना नेशनल एंथम भी बनाया, यानी कि इंडिया जो था वो एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुका था। दिस विल टेक रेफरेंस, वी विल टेक रेफरेंस टू डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। अल्जीरिया और इंडोनेशिया का हम लोग एग्जाम्पल्स इसमें पढ़ेंगे बेसिकली, लेकिन समझते हैं पहले टू अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। देखो, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जब हम डीकोलोनाइजेशन की बात करेंगे तो डीकोलोनाइजेशन के अंदर भी हम लोग उसकी हिस्ट्री को, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका देखेंगे। टू अंडरस्टैंड डीकोलोनाइजेशन बेटर देन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री। ऑब्वियसली वाई डीकोलोनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़, डीकोलोनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने समझ तो लिया डीकोलोनाइजेशन है क्या, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट क्यों है?
ठीक है। तो बेसिकली बिकॉज डीकोलोनाइजेशन कंप्लीटली चेंज द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर नेशंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअलिज्म्स। देखो क्यों डीकोलोनाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो हमारी नहीं मतलब कोई भी नेशन है जो कॉलोनी रह चुकी है, यानी कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, वहाँ पर राज किया और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअलिज्म सारी पावर्स को अपने कब्जे में कर लिया। तो ऐसे में डीकोलोनाइजेशन जब होता है यानी कि जब वो कंट्री अपना सारी की सारी जो पावर्स पे वो राज कर रही थी वो किसी कंट्री को वापस लौटाती है, तो उस कंट्री के अंदर फिर से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअलिज्म इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होती है। वो कंट्री फिर खुद इंडिपेंडेंट होकर अब अपने तरीके से सारी पावर्स को दोबारा से अपने तरीके से डेवलप करेगी और एक नए सिरे से डेवलप होगी। यही होता है डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है किसी भी कंट्री के लिए। जो कंट्री इतने दिनों से परेशान है, इतने दिनों से झेल रही है किसी को, वो अब अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर पाएगी। तो डीकोलोनाइजेशन एक पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन कंट्रीज लॉस देयर इकोनॉमीज, ऑब्वियसली डीकोलोनाइजेशन कंट्रीज अपनी सारी की सारी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअलिज्म सारी स्टेबिलिटी खो देती है, फिर उन्हें वो वापस मिल जाती है। अब डीकोलोनाइजेशन को समझने के ना दो तरीके हैं, फर्स्ट इज थियोरिटिकल एंड सेकेंड इज फैक्चुअल। नाउ थियोरिटिकल अप्रोच पढ़ते हैं हम। Theoretical approach will help you to understand the meaning of decolonization better, and it will make you to answer questions like what, why and when and how. Basically जब हम theoretical approach पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की, यानी कि जब उसको theoretical, उसको कहानी के सेंस में समझते हैं, उसको written पोर्शन में समझते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमने थ्योरी के सेंस में उसको पढ़ा था कि हमें वो और बेटर समझ आए, तो फिर हम एबल बन जाते हैं, यानी कि फिर हम सक्षम हो पाते हैं ये आंसर देने के लिए कि वो चीज़ क्या है, क्यों है, कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सारे क्वेश्चंस हम अच्छे से दे पाते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। एक इंसान ने मुझे, जस्ट इमेजिन, एक किसी मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर 200-300 सालों तक क्या कहते हैं फॉरेनर्स जो थे उन्होंने राज किया, ठीक है, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने राज किया। उसने मुझे एज अ स्टोरी ये चीज़ बताई, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी कि उसने मुझे थ्योरी के सेंस में ये चीज़ें बता दी। अब बात आती है फैक्चुअल अप्रोच की, जहाँ पे मैं उससे पूछूंगी कि मुझे इस चीज़ की एविडेंस चाहिए, यानी कि मुझे जानना है कि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सिर्फ कहानी है, एक्चुअल में हुआ था। मुझे फैक्ट्स चाहिए, यानी कि मुझे कोई इंसिडेंट ऐसा चाहिए जानने के लिए, ठीक है, जिससे मैं और यकीन कर पाऊँ कि हाँ ऐसा हुआ था। तो मैं कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई एविडेंस हो, कोई मटेरियल रिमेन हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो फैक्ट एक प्रोवाइड कर सके मुझे उस कहानी के, ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ वो सच बोल रही है। तो थ्योरेटिकल और फैक्चुअल अप्रोच में ये डिफरेंस है, ठीक है। और जो फैक्चुअल अप्रोच होती है ना, वो हमारी जो रियल एग्जांपल्स होते हैं उनमें हेल्प करती है, यानी कि हमें एक्चुअल में वो चीज़ रियलाइज़ कराती है कि हाँ ये सच में हो चुका है। फिर बात आती है बैकग्राउंड की। देखो, एट फर्स्ट यूरोपियन एम्पायर स्टार्टेड डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड कॉलोनियल रूल। देखो, हमें सबको पता है बेसिकली कि डीकोलोनाइजेशन क्या है, अभी अभी हमने जाना, ठीक है, लेकिन ये चीज़ स्टार्ट किसने की? ये जो कॉलोनियल रूल है, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जाके राज करना, फिर क्या कहते हैं उनकी पावर्स को ग्रैब कर लेना, और फिर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे, क्योंकि सप्रेस तो सभी हो रहे हैं ना, वो भी थोड़ी ज़्यादा टाइम तक किसी के नौकर बन के रह सकते हैं। तो बेसिकली यूरोपियंस ने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी। ये जो कॉलोनियल रूल वाला जो प्रोसेस है इन्होंने स्टार्ट किया था। यूरोपियंस एम्पायर्स वर ग्रीडी, यस, वो थे बहुत ज़्यादा ग्रीडी, तभी उन्होंने दूसरे के टेरिटरी पर, दूसरों के रिसोर्सेज पर कब्जा किया। चलो, यूरोपियन एम्पायर स्टार्टेड लुकिंग फॉर हेल्थ एंड रिसोर्सेज इन फार अवे लैंड्स अराउंड 17th सेंचुरी। जैसे कि मैंने बताया कि यूरोपियंस जो थे उन्होंने 17th सेंचुरी में उन्होंने बेसिकली ये जो कॉलोनियल प्रोसेस है, कॉलोनियल रूल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया, ठीक है। क्यों? ताकि वो और ज़्यादा वेल्थ गेन कर सके, और ज़्यादा रिसोर्सेज उनके कब्जे में आ सके, ठीक है। कौन? यूरोपियन एम्पायर्स में से सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? ये पोर्टुगीज, डच एंड स्पेन, यानी कि स्पेनिश लोगों ने, स्पेन के लोगों ने,
तो ये 3 लोग ऐसे थे, ये 3 जो एम्पायर्स थे बेसिकली, इन्होंने 17th सेंचुरी में सबसे पहले कॉलोनियल रूल वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट, यूरोपियन एम्पायर्स अचीव्ड इनोवेशंस इन, अब इन्होंने माना कि क्या बोलते हैं, अभी इन्होंने ये कॉलोनियल रूल वाला जो सीन है इन्होंने स्टार्ट किया, बट इन्होंने तो इन्वेंशंस भी किए। पहले इन्होंने शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो बिल्ड की अच्छे से, और मरीन टाइम जो ट्रेवल होता है वो स्टार्ट किया, ठीक है, यानी कि शिप बनाया और पानी के रास्ते से लैंड्स ढूंढने निकल गए। और इन्होंने अपने ही इन्वेंशंस को नई दुनिया है, यानी कि नए जो न्यू वर्ल्ड है, न्यू प्लेसेस, न्यू लैंड्स, इनको जानने में अपने इनोवेशंस को यूज़ किया। शिप बनाया, पानी के रास्ते जाते थे, सी रूट से जाते थे, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसकी वजह से इन्होंने जो अपना जो ट्रेड है, सो कॉल्ड ट्रेड, जिस करते तो ये कुछ और ही थे, अब वहाँ पे जाके उनको रूल करने लग जाते थे, लेकिन ये उसको ट्रेड का नाम देते थे, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका में इन्होंने अपना ट्रेड एक्सटेंड किया, यानी कि अपने पूरे हाथ पैर उन्होंने वहाँ तक फैलाए अच्छे से। क्या ट्रेड करते थे ये लोग स्पाइसेस, प्रीशियस मेटल, कॉटन, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेड करते थे। यूरोपियंस एम्पायर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनियल रूल। तो यूरोपियन एम्पायर्स ने बेसिक, जैसे अभी बताया मैंने, ट्रेड करने के बहाने हम वहाँ पर अपना कॉलोनियल रूल स्थापित कर लिया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेकंड फेज ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। फिर आते हैं हम, देखो अब जब इन्होंने वहाँ पर जाकर अपना जो राज है वो स्थापित कर लिया, उनको रूल करने लगे, लेकिन क्या हुआ, मैंने अभी बताया था, लोग ज़्यादा टाइम तक अपने ऊपर किसी का रूल पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम तक किसी के नौकर बने नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए डिक्लाइन आना ज़रूरी था। अब डिक्लाइन ही जो है वो डीकॉलोनाइजेशन कहलाता है बेसिकली, यानी कि कंट्री ने दूसरी कंट्री पे जाके राज किया, बहुत टाइम तक राज किया, जितना पॉसिबल था राज किया, लेकिन जब जिस कंट्री पे राज हो रहा है वो बोल देती है कि बस अब नहीं, अब और ज़्यादा राज नहीं करने देंगे, तो ऐसे में जो कंट्री वहाँ पर राज कर रही है वो डिक्लाइन, उसका जो राज पार्ट है वो सब वहाँ पे बंद हो जाता है, तो वही एक डिक्लाइन आ जाता है, फॉल आ जाता है उनके उसमें। तो यही जो प्रोसेस है वही डीकॉलोनाइजेशन कहलाता है, यानी कि जब रूल कर रहे होते हैं तो वो रूल बंद हो जाता है, कॉलोनियल रूल बंद हो जाता है, उसी को डीकॉलोनाइजेशन बोला जाता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आता है इसका कि या तो ब्रीफ में पूछते हैं या फिर वो अच्छे से एक्सप्लेन बोलते हैं करने के लिए। तो 2 तरीके हैं इस एक्सप्लेनेशन को समझने के, पहला है यूरोसेंट्रिक, दूसरा है एक्सेंट्रिक, ठीक है। अब ये यूरोसेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक क्या है, 2 तरीके हैं चीज़ को समझने के। अब ये कुछ नहीं है, ये बस ये लोगों का माइंडसेट होता है ना, लोग कोई भी बात होती है तो लोग 2 पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो यूरोसेंट्रिक लोग जो थे, जिनकी सोच यूरोसेंट्रिक थी, वो क्या सोचते थे डीकॉलोनाइजेशन के बारे में कि क्यों डिक्लाइन हुआ, और जो एक्सेंट्रिक थे वो डिक्लाइन का क्या मीनिंग समझते थे, यानी कि क्यों डिक्लाइन हुआ, उनके क्या रीजंस थे, इनके अपने रीजंस थे, इनके अपने रीजंस थे, ठीक है। तो चलो पहले यूरोसेंट्रिक पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूरोसेंट्रिक वर्जन, जो इकोनॉमिक डिक्लाइन था यूरोपियन एम्पायर्स में वो डीकॉलोनाइजेशन का रीज़न था, यानी कि जब वो किसी के यहाँ पर जाकर किसी कंट्री में राज कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉर भी होती हैं, क्योंकि अब तुम किसी के यहाँ पे जाओगे वो प्यार से तो मानेंगे नहीं अपने ऊपर राज करने के लिए। कोई कंट्री जा रही है कि हम तुम्हारे ऊपर राज कर ले, और वो बोल देंगे हाँ आके कर लो राज, ऐसा नहीं होता। तुम्हें फोर्सफुली वो लोग इन्वेड करते हैं वहाँ पर, उन्हें बहुत ज़्यादा वेपन्स वगैरह चाहिए होते हैं, और वहाँ पे वेल्थ भी चाहिए होती है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और फोर्सफुली उनके ऊपर राज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए सपोर्ट में। तो धीरे धीरे अब ये चीज़ एक टाइम तक चलती है, जब तक पॉसिबल है तब तक चल रही है, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज में कमी आने लग जाती है वैसे ही होने लग जाता है डिक्लाइन। कि भाई ऐसा ही हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ ने जब तक चाहा तब तक राज किया वहाँ पे, जब तक उनसे पॉसिबल हुआ, फिर उसके बाद फिर उनमें उनका हो गया इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो यूरोसेंट्रिक वाले मानते हैं, यूरोसेंट्रिक जो वर्जन है वो क्या कहता है, ये कहता है कि डीकॉलोनाइजेशन का जो रीज़न है यूरोपियन एम्पायर्स का वो इकोनॉमिक डिक्लाइन था। अब पहला रीज़न तो ये हुआ। अब ये कहते हैं कि दूसरा रीज़न ये था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसने भी यूरोपियन पावर्स को, यूरोपियन एम्पायर्स को बहुत ज़्यादा बेसिकली बोलते हैं ना अफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा। द ग्रेट डिप्रेशन फेज एनकरेज यूरोपियंस पावर टू टेक मोर कंट्रोल
ऑफ मोर कॉलोनीज स्पेशली इन अफ्रीका। देखो यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल लेस हो गई, तो ये डर गए। क्यों? क्योंकि इनकी भी इकोनॉमी डिक्लाइन, ये इनको भी चीज़ का डर था और हो ही रखी थी बेसिकली ये चीज़ इनके साथ सेम। तो अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेट डिप्रेशन यूएसए का रेफरेंस लेना है यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली इकोनॉमी ही फॉलो हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला, इसको एक्सप्लेन किया यूरोसेंट्रिक वालों ने कि ग्रेट डिप्रेशन से ये लोग इतने ज़्यादा डर गए और इन लोगों के रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे थे ऑलमोस्ट। तो इन्होंने सोचा कि यार इससे पहले कि हमारे क्या कहते हैं सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो, हमें और ज़्यादा जगहों पे जाकर उनको उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहिए। अब बेसिकली उनको और मतलब और ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाओ और क्या कहते हैं उनके रिसोर्सेज यूज़ करो, अपने आप को दोबारा से स्टेबल करो। ये था इनका मतलब कि यूरोसेंट्रिक वालों ने सिंपली कहा भाई इकोनॉमिक डिक्लाइन है, डीकोलोनाइजेशन का रीज़न है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ यूएसए में 1929 में, उसने इसको बहुत अफेक्ट किया और तब इन लोगों ने सोचा कि और ज़्यादा कंट्रोल अपना बढ़ाया जाए, ठीक है। एशिया में अफ्रीका में इन्होंने अपना रूल जो है वो बढ़ाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। अब क्या होता है, द सिचुएशन ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स वर्स होती गई। अब लेकिन जो यूरोपियन एम्पायर्स हैं उनकी सिचुएशन और ख़राब होती गई। ग्रेट डिप्रेशन था जो यूएसए में, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो ये सारी चीज़ें ना इन्होंने यूरोपियन एम्पायर्स की जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा वर्स कर दिया था, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। अब ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, यही है कि ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि इन्हीं रीजंस की वजह से यूरोपियन एम्पायर्स की जो यूरोपियन एम्पायर्स में डिक्लाइन आना शुरू हो गया, उनकी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो हमने शुरू में पढ़ा था कि किस ने या फिर किस एम्पायर ने 17वीं सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया था। तो कौन कौन से थे, पोर्टुगीज थे, डच थे और स्पेन। लेकिन टाइम के साथ साथ फ्रेंच, डच और ब्रिटिश भी यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स के रूप में उभर के आए बाहर कि ये उस टाइम की, यानी कि 3 मेजर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स समय के साथ साथ क्या बन गई, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश, यानी कि ज़्यादातर कॉलोनीज पे इन्हीं का राज रहने लगा। नेक्स्ट, यूरोपियन एम्पायर्स वर वरिड अबाउट देयर कंडीशंस। अब यूरोपियन एम्पायर्स की इकोनॉमी गिर रही है तो उनको चिंता तो होगी, क्योंकि जब तक अच्छे से इनको खाने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब रिसोर्सेज में कमी आने लगी तो चिंता तो होनी बनती है। तो इस चीज़ का इन्होंने क्या इम्पैक्ट हुआ इन पे, इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला। बेसिकली फ्रेंच वालों ने क्या किया, फ्रेंच वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। फ्रेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रांस में भी अपने डिक्लेयर किया, प्लस अपनी कॉलोनीज में भी डिक्लेयर किया। यानी कि इन्होंने पक्का कर लिया कि भाई देखो अब तुम लीगली हमारी कॉलोनीज बन चुके हो, कि फ्रांस में जैसा हमने जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने जैसा अपने यहाँ रखा वैसा तुम्हारे रखा, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और तुम्हें एक लीगल हक दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अपने इनके फ़ायदे की बात सोच रहे थे बस ये। अब आती है डच की बात। द डच प्लान्ड टू यूनिफाई द मेनलैंड विद कॉलोनीज। अब डच ने क्या किया, उन्होंने तो बस कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करवाया वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी मतलब यूनिफाई हो गए, जो जैसे कि ये डच है, ठीक है, बेसिकली डच है, ये लोग डच पीपल है यहाँ पे, और उन्होंने क्या किया, जो उनकी कॉलोनीज थी ना उनके साथ यूनिफाई हो गए, समझ रहे, उनके साथ मिल गए। अपनी जो क्या कहते हैं टेरिटरीज थी या फिर डच जो है, द डच प्लान टू यूनिफाई द मेनलैंड विद देयर कॉलोनीज, अपना उसको भी डच बेसिकली ना बोले कि तुम भी यूनिफाइड हो, आज से तुम भी हमारे साथ हो, ठीक है, तुम भी जैसे हम है वैसे तुम हो, कि ये हमारा देश तुम्हारा देश, तुम्हारा देश हमारा देश, ये वाली चीज़ उन्होंने अपनाई। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने तो हद ही मचाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ राज करके कहते हैं हमसे बेहतर कौन जान सकता है ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपना जो बोलते ना अपनी जो पावर थी वो अफ्रीका में पूरी और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड इन एशिया। बेसिकली अब देखो कॉलोनीज बननी तो उन्होंने शुरू कर ली, लेकिन डीकोलोनाइजेशन यानी कि इन्होंने जो राज किया उसमें डिक्लाइन आना, यानी कि देशों ने इन्हें अपने देशों से भगाना कब शुरू किया, ये स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ से, यानी कि इंडिया से।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया को इन्होंने इतना सप्रेस कर दिया, इतना ज़्यादा खाली कर दिए रिसोर्सेज हमारे, कि हम इंडिया वालों ने रिवॉल्ट, प्रोटेस्ट और फ्रीडम फाइट्स पता नहीं कैसे कैसे इनको भगाने की कोशिश करी, पूरा खून पसीना अलग करके, ठीक है। तो इंडिया ने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी, इन्होंने हमें और भी लालच दिया कि ठीक है हम तुम्हें ये राइट देंगे, वो राइट देंगे, और कोई बात नहीं, तुम क्या कहते हैं ऐसे खुश रहो कि हम तुम्हें राइट्स दे देंगे, चलो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कॉलोनी रहने दो। तो इंडिया ने बोला नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, पूर्ण स्वराज की मांग है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो यहीं से आफ्टर दिस प्रोसेस कॉलोनियल पावर स्टार्टेड रियलाइजिंग, तो कॉलोनियल पावर के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो अपना जो कॉलोनीज हैं वो वहाँ पे स्थापित तो कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, बट अब उन्हें उसकी कीमत दुगनी चुकानी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी कॉलोनीज वहाँ, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को इक्वालिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, बेसिकली राइट्स, इन सारी चीज़ों का मतलब समझ आ गया। अब वहाँ पर हमारा रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो इसीलिए तो उन्हें ये कॉलोनियल पावर्स को ये चीज़ रियलाइज होना शुरू हो गया था बेसिकली। नाउ अब तो वो तो थे यूरोसेंट्रिक, बेसिकली यूरोसेंट्रिक वालों ने क्या समझा उस चीज़ को, क्या से बोला। अब यूरोसेंट्रिक वाले जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया भाई सीधी सी बात में कि देखो हमें पता है कि यूरोपियन जो एम्पायर है उनका डिक्लाइन सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई थी, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी इसलिए, और ग्रेट डिप्रेशन का उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा, ठीक है। अब आती है बात एक्सेंट्रिक वाले। एक्सेंट्रिक वालों ने क्या बोला, वो तो यूरोसेंट्रिक वाले थे। अब एक्सेंट्रिक वालों ने बोला, या फिर एक्सेंट्रिक व्यू वर्जन ये कहता है, एक्सेंट्रिक व्यू या फिर एक्सेंट्रिक वर्जन ये कहता है कि द रीजंस ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स डिक्लाइन वाज नॉट ग्रेट डिप्रेशन। ये बोल रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि अकॉर्डिंग टू एक्सेंट्रिक व्यू द मेन रीजन behind the decline of European countries was the activities within the colonies were responsible for the decline of European imperialism। ये बोल रहे हैं किसी और की गलती नहीं है कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ये हो गया, या फिर किसी और ने इनके दिमाग में ये चीज़ डाल दिया, ये डर गए या कुछ ऐसा हो गया, नहीं, इनकी हरकतें खुद ही खराब थी, यानी कि इन्होंने बैड डिसीजन मेकिंग करी। तुम किसी की कंट्री में जा रहे हो राज करने, ठीक है, तो उनको इतना भी परेशान मत करो, उनके रिसोर्स पे कब्जा करके तुम उनको बिल्कुल ही निचोड़ रहे हो। जस्ट लाइक अकबर आउटसाइडर था, लेकिन वो मतलब उसकी जो क्लैन था उसका वो आउटसाइडर था, लेकिन वो फिर भी इंडिया में वो खुद पैदा हुआ अकबर, ठीक है, उसको द ग्रेट का जो है टाइटल मिला और इंडिया में वो पैदा भी हुआ। इंडिया को उसने अपनी मातृभूमि समझा, हमेशा वो था, उसे ये पता था हमेशा से कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा जो क्लैन है वो बाहर का, लेकिन फिर भी उसने इंडिया को ऐसे पाला ना कि जैसे शायद हमारे खुद के राजा भी क्या कहते हैं इक्वलेंट उसके, मतलब ऐसे पालते हैं, उनसे भी बेहतर, बल्कि बहुत ऐसा अपना मान के पाला उन्होंने बिल्कुल। और उस चीज़ के लिए उन्होंने वो स्टैंड लेते थे हमेशा कि ये मेरी मातृभूमि है और इसको मैं बिल्कुल अच्छे से एकदम अपने जैसे अपनी खुद की मातृभूमि को, जैसे अगर मैं कहीं और देश में होता तो वहाँ पे अपनी मातृभूमि की भी तो मैं क्या कहते हैं रक्षा करता, या अपनी मातृभूमि की भी मैं रिस्पेक्ट करता। तो मेरी मातृभूमि इंडिया ही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है, ये मेरी मातृभूमि है, मैं इसकी रक्षा करूँगा। और अकबर को द ग्रेट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला, उसने वैसे काम किए, ठीक है, वो आउटसाइडर था बट फिर भी वो इंडिया में पैदा हुआ तो उसने उस चीज़ को माना, उस चीज़ की रिस्पेक्ट की। बट ये जो लोग हैं इन्होंने नहीं की, इन्होंने बस ये सोचा कि दूसरी कंट्री है उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लो, उनको मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ दो सब कुछ और अपने कब्जे में कर लो सब कुछ, खुद अपना अमीर बन जाओ, उनको गरीब छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है। तो ये इनकी खुद की हरकतें ख़राब थी, यूरोपियन जो एम्पायर्स थे इनकी खुद के ऐसे डिसीजन मेकिंग जो थी वो बहुत ख़राब थी, गलत डिसीजंस लिए इन्होंने, और इन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, बोलते ना कि गलत काम का गलत नतीजा। तो ये एक्सेंट्रिक वालों ने सीधा बोला कोई ग्रेट डिप्रेशन की वजह से कुछ नहीं हुआ, इनकी खुद के जो एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनकी खुद की एक्टिविटीज़ ने इन्हें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि अब ये अपना और राज वहाँ पे नहीं चला सकते साफ। तो ये था हमारा एक्सेंट्रिक व्यू, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ डीकॉलोनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा था डीकॉलोनाइजेशन क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिक और यूरोसेंट्रिक जो व्यू था डिक्लाइन का वो पढ़ा हमने। अब पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज़ डीकॉलोनाइजेशन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसकी हम। देखो जो इसकी बिगिनिंग हुई,
ठीक है। बिगिनिंग ऑफ न्यू पॉलिटिकल, देखो बिगिनिंग ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ सेल्फ गवर्निंग स्टेट। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो जो कंट्री है वो जिस कंट्री के ऊपर राज कर रही थी उसको छोड़कर चली गई है, पावर्स वापस दे गई है। अब वो जो कंट्री जिसके ऊपर राज हो रहा था, जस्ट इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो इंडिया सेल्फ गवर्निंग स्टेट बनेगी। या फिर इंडिया जैसी वो कंट्रीज जिनके ऊपर राज हुआ है उनको उनमें डीकोलोनाइजेशन आने के बाद वो अब सेल्फ गवर्निंग, खुद अपना राजपाट चलाएंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, सोवरेन कंट्रीज बने वो, ठीक है। तो जो ये डीकोलोनाइजेशन जो वर्ड है वो 1836 में सबसे पहली बार अपीयर हुआ था, यानी कि सबसे पहली बार यूज हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। द न्यू वर्ड डीकोलोनाइजेशन इज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट। सबसे पहले किसने यूज किया था ये वर्ड? 1836 में ये जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मोरिट्ज जूलियस बॉर्न। मॉरिट्ज जूलियस बॉर्न ये जो थे जर्मन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने 1836 में सबसे पहले डीकोलोनाइजेशन जो था वो वर्ड यूज़ किया। क्या बताने के लिए? यूज टू सजेस्ट डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियल एम्पायर्स। इन्होंने, इकोनॉमिस्ट है, इनका काम ही ये इकोनॉमिक को समझना, इकोनॉमिक्स का जो नेचर है उनको समझना कि इकोनॉमिक्स कब राइज हो रही है, कब डिक्लाइन हो रही है। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि जो क्या कहते हैं जो यूरोपियन जो एम्पायर्स है वो उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन होने, नहीं, इन्होंने उसके लिए एक अलग से टर्म यूज़ की जिसको इन्होंने डीकोलोनाइजेशन का नाम दिया, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन जो नाम है वो एक पॉलिटिकल वर्ड है बेसिकली, जिसका मतलब है डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन या फिर कोलैप्स होना या किसी चीज़ का गिरना, नेगेटिव में जाना, ठीक है। तो इन्होंने इकोनॉमी डिक्लाइन ना कह के उसको डीकोलोनाइजेशन बोला, यानी कि उस जो वर्ड है उसको एक पहचान तरीके से मिली, यानी कि डीकोलोनाइजेशन इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इस वर्ड का, यानी कि डीकोलोनाइजेशन वर्ड का एक बहुत बोलते हैं ना पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसका मतलब डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन और कोलैप्स ऑफ कॉलोनियल रूल, यानी कि ये इसके मीनिंग्स हैं। तो इतने सारे मीनिंग्स को हम ना बोल के कि इतने सारे नाम क्या बोलेंगे, इन सबको मिक्स करके एक नाम बोलते था विच इज़ डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। तो तुम किसी को भी डीकोलोनाइजेशन लिखोगे इसका मतलब यही 3 चीज़ें हैं, ठीक है। किसी चीज़ का कोलैप्स हो जाना, किसी चीज़ का नेगेटिव में जाना, ये है, ठीक है। और ये कहाँ के लिए यूज़ किया था? जब एशिया और अफ्रीकन जो नेशंस हैं वहाँ पर यूरोपियन एम्पायर्स अपना मतलब वहाँ से छोड़ के जा रहे थे जब, ठीक है, मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट की वजह से, तो उसको डीकोलोनाइजेशन का नाम दिया गया। नाउ इन अ सिंपल मैनर डीकोलोनाइजेशन कैन बी अंडरस्टैंड एज, देखो डीकोलोनाइजेशन को अगर सिंपली समझना है तो इसे बोल सकते हैं कि एक कंट्री जो राज कर रही थी दूसरी कंट्री के ऊपर, अब उसने क्या किया, उसने ट्रांसफर इंस्टीट्यूशंस, लीगल एंड टेरिटोरियल जो कंट्रोल था वो उस कंट्री को वापस कर दिया है। अब वो अपना मुंह लेके वापस आ रही है वहाँ से, ठीक है। तो इंडिजीनियस पीपल, यानी कि इंडिया है, एग्जाम्पल हम इंडिया के ले रहे हैं बार बार ताकि तुम्हें समझ आए अच्छे से। तो इंडिया है जैसे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंस्टीट्यूशनल, लीगल, टेरिटोरियल सारे के सारे कंट्रोल इंडिया को वापस किए और तब वहाँ से राजपाट छोड़कर गई, ठीक है। इंडिजीनियस पीपल मतलब इंडिया के लोग। अब देखो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं डीकोलोनाइजेशन के लिए। जैसे इंडिया वाले लोगों के ऊपर राज हो रहे हैं भाई, उन लोगों को वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे तो उनके अंदर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की भावना आ जाएगी। वो लोग इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस और इंडिपेंडेंस, ये सारी की सारी फीलिंग्स उसके अंदर आने लग जाएगी। जिस दिन ये इन फीलिंग्स का मतलब समझ गए उस दिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट्स होने लग गए, रिवॉल्ट होने लग गए, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं बेसिकली ये फोर्स करती हैं डीकोलोनाइजेशन को होने के लिए, मोटिवेट करती हैं, ये फैक्टर्स हैं बल्कि। बिकॉज पीपल, क्योंकि पीपल इमोशनल हो गए, उनको रियलाइज हुई इन सारी चीज़ों को, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों का मतलब समझ आ गया तो उन्हें वो चीज़ चाहिए फिर कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही और हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, हम खुद चलाएंगे अपनी कंट्री। नाउ कॉलोनाइजेशन के टाइम पे पॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं तो 2 तरीके के चेंजेस होते थे जिस टाइम पे कॉलोनाइजेशन किसी कंट्री के ऊपर कब्जा करके रखती थी। देखो इंटरनल यानी कि उस कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, और एक्सटर्नल लेवल पे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर राज कर रखा है तो इंडिया के अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो बाहर के देश है सारे वो इस चीज़ के, इस प्रोसेस के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो है एक्सटर्नल व्यू।
या फिर एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल लेवल पे क्या चेंजेस थे, क्या सोच रहे थे सब, और इंटरनल जो चेंजेस है इसका मतलब है कि अंदर क्या चल रहा है पॉलिटिकली। तो इंटरनल चेंजेस की बात करते हैं तो कॉलोनीज पावर्स जो थी वो सप्रेस कर रही थी लोगों को, एक्सप्लॉइट कर रही थी, बैड डिसीजन मेकिंग कर रही थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लिए बैड डिसीजन मेकिंग कर रही थी, सप्रेस कर रही थी उनको और एक्सप्लॉइट कर रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोगों को वहाँ के पीपल। फिर लोगों को वो चीज़ समझ आई कि नौकर बना रखा है हमें तो, और बिल्कुल हमारे सारे रिसोर्सेज छीन लिए, हमें कुछ ना फ्रीडम इक्वालिटी कुछ नहीं देते हमें बिल्कुल, तो हमें ये सारी चीज़ें अब चाहिए क्योंकि कंट्री हमारी है, हमारी मर्जी है, हम हमारी ज़िंदगी है, हम अपने तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो पीपल जो थे वहाँ के इमोशनल हो गए, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ आई इंडिया के, फिर उन्होंने उनको भगाने की तैयारी शुरू कर दी। फ्रीडम फाइट जो स्टार्ट हो गई, रिवॉल्ट्स और ठीक है इन कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट, ठीक है, पीपल डिमांडेड इंडिपेंडेंस, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड शुरू कर दी कि अब यहाँ से भागने का समय आ चुका है, अब जाओ यहाँ से। एक्सटर्नल चेंजेस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल चेंजेस क्या थे। अब देखो जो एक्सटर्नल चेंजेस यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने क्या कहा, इंटरनेशनल जो कंट्री मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही थी, क्या सोच थी, तो इन जो यूरोपियन जो एम्पायर्स थे इनके बारे में बोला गया कि देखो जैसे ओटोमन और स्पेनिश एम्पायर डिक्लाइन हुआ ना, जैसे ओटोमन और स्पेनिश एम्पायर डिक्लाइन हुआ, वैसे ही इन द सेम वे तुम्हारा भी जो कॉलोनियल एम्पायर है ना, तो कॉलोनियल पावर तुम्हारी वो पक्का खत्म होगी एक दिन। ये बोला गया कि तुम जितना लोगों के ऊपर क्रूएलिटी कर रहे हो ना, वो चीज़ एक ना एक दिन खत्म होगी, जस्ट लाइक ओटोमन एंड स्पेनिश एम्पायर। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताया। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, देखो सिंपल सोचना कि इतने सारे देश हैं, ठीक है, इतने सारे देशों में 3-4 देश यूरोप के एम्पायर जो है वहाँ के, वो दूसरों के ऊपर जाके राज कर रहे हैं, उनको बेसिकली उनके जो रिलीजन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटीज़ हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे उनके रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की इज्जत होगी या फिर किसी ऐसी कंट्री की या किसी ऐसे एम्पायर की इज्जत होगी जो बेसिकली एक तरीके से फ्रीडम आइडल है, बेसिकली कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और हर चीज़ से स्टेबल है, तो किसकी इज्जत ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो कंट्री, जो एम्पायर राइट्स, फ्रीडम, जस्टिस इन सब का मतलब जानता है और रिस्पेक्ट करता है, ना कि तुम पूरे जो ये यूरोपियन एम्पायर से जो कब्जा कर रहे थे इनकी कोई इज्जत नहीं करता था इंटरनेशनल लेवल पे। सब डरते भी नहीं बोलो, क्योंकि ये ज़बरदस्ती किसी भी कंट्री में घुस रहे हैं, उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, तो इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था इंटरनेशनल लेवल पे। ये है बेसिकली। ठीक है, तो एक्सटर्नल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल है, बेसिकली एक्सटर्नल लेवल, इस पे यही चीज़ें बोली जा रही थी इनके बारे में कि इनका भी जो एम्पायर जितना ज़्यादा ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका भी एक दिन जस्ट लाइक ऑटोमन एंड स्पेनिश एम्पायर ये भी डिक्लाइन होंगे। प्लस इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, नेशन स्टेट्स जो है जो फुल ऑफ रिस्पेक्ट है, फुल ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन सारी चीज़ों से जो सबकी रिस्पेक्ट करती है, उन्हीं की जो है रिस्पेक्ट है, इनकी नहीं है, यूरोपियन एम्पायर्स की नहीं है। डीकॉलोनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडिया में यानी कि एशिया में जो हमारे देश है वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1940s के बाद जो है बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होने शुरू हो गए, पॉलिटिकल चेंजेस शुरू हो गए। कॉलोनियल पावर्स जो थी वो रेसिस्टेंस फेस करने लगी, यानी कि लोगों ने अब उन्हें बोलते ना किसी के मुंह पे बोलना शुरू कर दिया चीज़ों को, तो वही हुआ, इन लोगों को रियलाइज कराना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, तो इंडिया वालों ने उनको रियलाइज कराना शुरू कर दिया कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, प्लीज जाओ यहाँ से। तो ये वाली चीज़ थी, तो उनको रेसिस्ट करने लगे हर चीज़ के कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई रूल लागू कर रही है, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं मान रहे। ठीक है, कोई प्रोडक्ट उनके लिए लेके, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उन्होंने उसको जला दिया, फाड़ दिया, नहीं यूज़ करना, मतलब तुम्हारी हर चीज़ हम रेसिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते तुम हमारे ऊपर और रूल करो, तुम जाओ यहाँ से। बिकॉज पीपल नो लॉन्गर सपोर्टेड कॉलोनियल पावर्स, लोग नहीं चाहते थे कॉलोनियल पावर्स और ज़्यादा रुके वहाँ पर। अब जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया का मैंने तुम्हें रेफरेंस दिया, बार बार बता रही हूँ इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल देके, वैसे ही जो डच थे उनका क्या हाल हुआ? डच जो थे ईस्ट इंडीज़ में 1949 में इनको भगा दिया वहाँ से, डच वालों को जाना पड़ा। और ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो थे उनको इंडिया जो है वो छोड़ना पड़ा 1947 में। और जो फ्रेंच है उनको मिलिट्री डिफीट, यानी कि दिएन बियून फ्यू के अंदर
1954 में इनको हटना पड़ा, यानी कि इन लोगों ने क्या कहते हैं मिलिट्री क्या कहते हैं बेसिकली हेल्प ली होगी, या फिर अपने जो भी जितना भी हार्ड वर्क है उसको हार्ड वर्क को बेसिकली करके इन्होंने फ्रेंच जो थे उनको भगा दिया। ठीक है, डच को भगाया, ब्रिटिशर्स को भगाया, फ्रेंच को बताया, यानी कि इन सबको डिक्लाइन झेलना पड़ा, डीकॉलोनाइजेशन झेलना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, बुरे का अंत होता है ज़रूर, तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। सभी ये बोल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे भी कि इनका भी ये जितना ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं और गलत सेंस में जा रहे हैं, पॉजिटिव राइज तुम्हारा पॉजिटिव नहीं है, तुम्हारा राइज नेगेटिव है, तो नेगेटिव राइज का तो फॉल है पक्का। तो इनका भी हुआ, तुम कॉलोनीज बना रहे हो एंड देन डीकॉलोनाइजेशन झेलने के लिए रेडी तो रहना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। अब बात आती है फ्रेंड्स फेनॉन, क्वेश्चन आता है, बता रही हूँ यहाँ पे। इन्होंने एक लिटरेचर लिखा, यानी कि एक बुक लिखी, द रेस्ट ऑफ द अर्थ। इन्होंने एक बुक लिखी। अब इन्होंने इस बुक, देखो राइटर्स, ये राइटर है बेसिकली, लेकिन मैं बता रही हूँ राइटर्स ऐसे राइटर्स होते हैं जो बिना डरे, बिना खौफ किए किसी भी चीज़ का ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी बुक्स के अंदर लिख देते हैं ना, वो फिर चाहे लड़ाई हो चाहे वॉर हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो रियलिटी को एकदम प्रूव करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया कि इन्होंने दिस बुक इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीकॉलोनाइजेशन एज अ वायलेंट अफेयर। देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। एक इंसान है, ठीक है, या फिर जैसे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, यहाँ से समझो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर राज करती थी, तो कोई भी उस टाइम पे डीकॉलोनाइजेशन नहीं हुआ, जस्ट इमेजिन। तो इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रिवॉल्ट किया, इतनी सारी चीज़ें की, तो वहीं पे कुछ राइटर्स हैं और उन्होंने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया वो किया, यानी कि उनकी गलतियां लिखी उसके अंदर। अब वो बुक इंडिया वाले लोगों ने पढ़ी, ईस्ट इंडिया वालों ने भी पढ़ी, जस्ट इमेजिन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, वो बुक इंडिया वालों ने भी पढ़ी, इंडिया के लोग जो थे उन्होंने भी पढ़ी उन राइटर्स की बुक, फिर इन लोगों ने भी पढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, जिनका राज था उनके ऊपर। तो अब उन्हें गुस्सा नहीं आएगा सुन के अपने बारे में कि यार तुम कितनी क्या चीज़ें लिख रहे हो हमारे बारे में। ठीक है, बेशक वो चीज़ें वो कर रहे थे, लेकिन अपनी गलती थोड़ी पढ़ेंगे ऐसे। उनको गुस्सा आएगा, वो उस राइटर को मारेंगे, पकड़ेंगे, फेंकेंगे उठा के, कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो यही चीज़ है कि वो ये जो फ्रेंड्स फेनॉन थे, इन्होंने जो अपनी बुक थी द रेस्ट ऑफ द अर्थ में डीकॉलोनाइजेशन को ऐसे एक्सप्लेन किया कि वो एक बहुत ज़्यादा वायलेंट अफेयर की तरह निकल कर आया। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स फेनॉन ने जो अपना लिटरेचर था द रेस्ट ऑफ द अर्थ में, उन्होंने डीकॉलोनाइजेशन को समझाया और एज अ वायलेंट अफेयर कि उन्होंने इस कंट्री ने उसके ऊपर ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये गलती थी, वो गलती थी, मतलब ही एक्सप्लेन लाइक दिस वे, वायलेंट अफेयर के तौर पे। ही डिस्क्राइब थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, और उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए कि जैसे पार्टीशन की डीकॉलोनाइजेशन जब होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। जो कंट्री राज कर रही है उसके लिए भी, उसको भी बुरा हाल झेलना पड़ता है, और जिस कंट्री के ऊपर राज हो रहा है उसको भी, यानी कि दोनों पेयर हैं, दोनों जो कंट्रीज हैं उन दोनों को ये चीज़ झेलनी पड़ती है। इंडिया ने क्या झेला? इंडिया ने पार्टीशन झेला 1947 में। बेशक वो आज़ाद हो गए, लेकिन पार्टीशन की जो हमारी ग्लिम्सेस है वो अभी तक लोगों के मन में ही, और ये कभी नहीं जाएगी। ठीक है, हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि ये गलत हुआ। अल्जीरियन वॉर हुई, अल्जीरियन वॉर में जो बेसिकली जो ये हुई थी अल्जीरिया और फ्रेंच जो थे उनमें। ठीक है, अब अल्जीरिया और फ्रांस में बहुत लड़ाई हुई। अब लड़ाई होने के बाद में क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ दोनों कंट्रीज के अंदर, कि यहाँ पे भी नुकसान हुआ, वहाँ पे मिलियन ऑफ जो पीपल थे वो उनकी डेथ हुई। ठीक है, कितने सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। एंड में क्या हुआ? एंड में तो शांत हुए ना, जो फ्रेंच थे उनको वापस जाना पड़ा। ठीक है, अब अल्जीरिया वाले अल्जीरिया में रहे, पीस वहाँ पे स्थापित होता, लेकिन अल्जीरिया इस वॉर की वजह से, यानी कि जो अपने इंडिपेंडेंस लेने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा रिसोर्सेज बोलते हैं ना, कोलैप्स हो गए, रिसोर्सेज नहीं हुए, वहाँ पे ख़त्म होने लग गए, कि उनको बाद में फ्रेंच वालों को ही उनकी हेल्प करनी पड़ी। ठीक है, इतना ज़्यादा बेसिकली नुकसान होता है इन सारी चीज़ों से। फिर आती है बात, जैसे इंडो चाइना वॉर थी उसमें, ब्लडी वॉलेस इंडोनेशिया के अंदर जो हुआ था उसमें, कोरियन वॉर हुई थी उसमें। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें बेसिकली क्या पता चलता है कि डीकॉलोनाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री के ऊपर किसी भी कंट्री के ऊपर राज नहीं करना चाहिए, उनको ऐसे ही
किसी भी कंट्री के ऊपर क्या कहते हैं राज करने वाले जो करते हैं, अगर अच्छे पॉजिटिव तुम सेंस में जा रहे हो कि हाँ तुम्हें फील हो रहा है कि वो कंट्री बहुत ज़्यादा लैक कर रही है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है या फिर वहाँ पर कुछ नहीं है, अगर तुम उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड। उस कंट्री की इकोनॉमी को रेज करो, उसके पॉलिटिकल सेंसेस और जो कल्चरल सेंसेस है उनको स्टेबल करो, उनको राइज करो। लेकिन अगर तुम उनके रिसोर्सेज पे गंदी नज़र रख के अगर उन पर राज करने जाओगे दैट इज़ नॉट गुड, वो चीज़ खराब है। तो उस चीज़ से क्या होता है, कुछ नहीं होता। दो जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और फिर इन दी एंड क्या होता है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है बहुत गंदा वाला, लड़ाइयाँ होके, क्योंकि लोग इधर से भी मरते हैं, लोग उधर से भी मरते हैं, आर्मीज होती हैं और बड़ी जो क्या कहते हैं पावर्स होती हैं उनका कुछ नहीं जाता। जो पब्लिक है, जो सैनिक है, जो मतलब आर्मी में जो लोग होते हैं वो मरते हैं, और जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल होता है वो मरते हैं, जो जनता होती है। ठीक है, तो ऐसे में कुछ नहीं होता, सिर्फ लास्ट में क्या रह जाता है, लास्ट में सिर्फ अफसोस रह जाता है कि यार ये हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली डीकॉलोनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक हमने पढ़ा उसको। अब नेक्स्ट जो सेकंड, इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है अल्जीरिया और इंडोनेशिया की वॉर, वो भी हम जल्द कवर करेंगे।